हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड नोट्स के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो भी पहले की वीडियो है वो उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां आपको उसका लिंक मिल सकता है और आप देख सकते हैं उन वीडियो को। तो जो लोग भी घर बैठकर बीएड की तैयारी करना चाहते हैं, बीएड के नोट्स लिखना चाहते हैं, जो लोग भी क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं बीएड की, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो इन वीडियो को ज़रूर देखिए और घर बैठ के आराम से आप कर सकते हैं बीएड की पढ़ाई। तो बीएड की अभी मैं फर्स्ट बुक लेकर चल रही हूँ, जिसका यूनिट फर्स्ट में अभी तक मैंने शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि जो हमारी साइकोलॉजी की बुक होती है सोशियोलॉजी, उसमें बीएड नोट्स में बीएड में, तो वो हमारी चल रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको आगे जरूर 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 फॉरवर्ड कीजिए, ताकि और लोग भी, आप जैसे लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं या बीएड करना चाहते हैं या बीएड करेंगे या बीएड अभी कर रहे हैं और किसी वजह से वो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो वो अपने आराम से देख सकते हैं, नोट्स को पढ़ सकते हैं और आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियां, यानी कि की मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो बीएड की नोट्स की साइकोलॉजी की ही मैंने अपलोड करी हैं, जिसमें मैंने बताया था शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है और मनोविज्ञान कैसे योगदान देता है शैक्षिक कार्यक्रम में। और अब हम पढ़ रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं वो क्या होती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी विज्ञान को अपनी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विधियों की आवश्यकता तो पड़ती है, चाहे वो कोई भी साइंस हो, ठीक है। तो अतः अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की भी अनेक विधियां हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जितनी भी चीजें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, आप लोगों को वही देखनी है, वही पढ़नी है, क्योंकि इतना इनफ है, फालतू की चीजें हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। और इनकी कार्यप्रणाली के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली है निरीक्षणात्मक विधियां, यानी कि ऑब्जर्वेशनल मेथड, और विवरणात्मक विधियां यानी कि एक्सपोजिशनल मेथड। फिर हम पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ेंगे अपनी ऑब्जर्वेशनल मेथड्स के बारे में। तो देखिए, देखिए, तो पहले हमारी अंतर्दर्शन विधि आती है, यानी कि इंट्रोस्पेक्शनल मेथड, बहिर्दर्शन विधि, एक्सट्रोस्पेक्शनल मेथड, और फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रयोगात्मक है ना। तो पहले हम पढ़ रहे हैं अंतर्दर्शन विधि। तो अंतर्दर्शन का अर्थ है अपने अंदर देखना, यानी कि टू लुक विद इन। अतः ये ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक स्थिति का अवलोकन करता है। जैसे कि जब आप, ये ऐसी स्थिति है जब आपको कोई भी चीज मिलती है तो आप उसको जो फील करते हैं, उसकी जो फीलिंग है वो आप खुद ही तो ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, कि हाय आज मुझे ये चीज मिली तो मुझे कितना अच्छा लगा, आज मैं ऐसी जगह घूमा तो मुझे कितना अच्छा लगा, आज मैं इतने दिनों बाद अपने फ्रेंड से मिला तो मुझे कितना अच्छा लगा। तो आप अपने आप से बैठकर आराम से वो बात करते हैं, आपने पूरा दिन जो जो चीजें की, फिर आप सब रात को अपने बेड पर लेटते हैं तो वो चीज़ों को याद करते हैं, और जो चीज़ आपके साथ अच्छी हुई हैं आप उनको अच्छा सा फील करके अपने मन में ही मन कहते हैं कि हाँ आज ये चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, ये चीज़ बोलते हैं ना। तो उसको हम कहते हैं अंतर्दर्शन विधि। अपनी स्वयं की मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण करता है तथा अपनी अनुभूतियों का स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है। स्काउट कहते हैं अपने मस्तिष्क के कार्य व्यापारों का क्रमबद्ध रीति से अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन विधि है। इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें व्यक्ति को स्वयं अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण करना पड़ता है। इसमें व्यक्ति को अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के संबंध में चिंतन करना पड़ता है। इसमें व्यक्ति को स्वयं अपनी मानसिक प्रक्रियाओं की अनुभूति को भी अभिव्यक्त करना पड़ता है। मतलब वो जो भी चीजें कर रहा है, अपनी मानसिक मेंटलिटी, किसी अपने की मेंटलिटी देख रहा है कि मुझे क्या चीजें अच्छी लगी क्या नहीं, वो भी उसे अपने आप करना पड़ रहा है। और वो अपने अपने चिंतन कर रहा है कि वो सोच रहा है कि अकेला पड़ा कि मैंने क्या क्या काम किया, वो चिंतन कर रहा है इस बात पे, अपनी अनुभूतियां अपने आप को ही अभिव्यक्त कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है ना, अपने चीजों को बता रहा है कि देखो आज मैंने ये किया, मैंने आज वो किया। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, इसके गुण देख लेते हैं। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर किसी छात्र के मन में जो प्रसन्नता होती है उसे अंतर्दर्शन विधि के द्वारा समझा जा सकता है ना। जैसे आपने किसी क्लास में टॉप किया, फर्स्ट आए,
आपने अच्छी चीज़ें की, तो उससे आपका जब रिजल्ट आता है तो आप पास हो गए, आपको 100% रिजल्ट मिला या आपने टॉप किया है, तो आप कितनी खुश होते हैं ना, आप कितने खुश होते हैं। उस खुशी को जो आप अंदर अपने अभिभूत करते हैं, वो सारी चीज़ें अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। इस विधि का प्रयोग करने में विशेष यंत्रों और सामग्री की विशेष आवश्यकता नहीं होती है ना, क्योंकि हम इसमें अपने आप ही सेल्फ चीजें कर रहे हैं। इस विधि का प्रयोग सरल है, इसे किसी भी समय, किसी भी स्थान और किसी भी परिस्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया, आप रात को बेड पर लेटते हैं तब, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आराम से ट्रैवल करते करते सोच सकते हैं, कहीं पे भी सोच सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस विधि का प्रयोग सरल है, इसे किसी भी समय पर किया जा सकता है। इस विधि में किसी भी समस्या का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। दो विधियों के अध्ययन से प्राप्त परिणामों की तुलना करने पर किसी विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अन्य विधियों से प्राप्त परिणामों की व्याख्या करने से यह विधि सहायक होती है। फिर आता है इसकी सीमा यानी कि लिमिटेशंस क्या हैं। यह विधि आत्मगत यानी कि सब्जेक्टिव और व्यक्तिगत इंडिविजुअल होने के कारण वैज्ञानिक नहीं है ना। ये वैज्ञानिक तो नहीं कि किसमें आप नाप तोल तो नहीं सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते, चीज़ों को छोटा बड़ा करके नहीं देख सकते, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि इसके द्वारा हम दूसरे व्यक्तियों की अनुभूतियों को नहीं समझ सकते। अब आप इस चीज़ के द्वारा दूसरे को क्या फील हुआ है, आपके पास होने से दूसरे को क्या फील हुआ है, आप ये नहीं पता लगा सकते, है ना। तो ये विधि वैज्ञानिक नहीं है। मानसिक क्रियाएं अस्थिर और परिवर्तनशील होती हैं। अब मेंटलिटी ऐसी है कि कहीं पे भी कैसे भी बदल सकती है, आपकी सोच बदल सकती है, आपका जो मूड है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो ये परिवर्तनशील है, जिसका अध्ययन और आत्मनिरीक्षण बहुत ही कठिन होता है ना। फिर हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट। इस विधि का प्रयोग बालकों और मानसिक रोगियों पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बालक तो क्या सोचते हैं आप लोग भी नहीं पता लगा सकते, है ना। फिर आता है, इस विधि के द्वारा मनुष्य की बहुत सी गूढ़ बातों का विश्लेषण नहीं हो पाता। फिर आता है, इस विधि के द्वारा हम अपने अचेतन मन का अध्ययन नहीं कर सकते, है ना। फिर हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है कि है दूसरी विधि यानी कि वही दर्शन विधि। वही दर्शन विधि में निरीक्षक दूसरे व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह विधि निरीक्षण और परीक्षण पर निर्भर करती है। इस विधि की सहायता से निरीक्षक व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक भावों का व्यवहारों का वर्णन और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस विधि के 3 प्रमुख अंग हैं: व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण, व्यक्ति के व्यवहार का अनुभव और अनुभव के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या। तो वही दर्शन मतलब कि निरीक्षक दूसरे व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, है ना, आपके सामने वाले और लोगों की। अभी तक तो हम अंतर्दर्शन में पढ़ रहे थे अपनी, और वही दर्शन में है दूसरे व्यक्तियों की मानसिक स्थिति का, मेंटलिटी का पता लगाना। इसके प्रकार देखते हैं। तो इसके पहला प्रकार है औपचारिक बहिर्दर्शन, अनौपचारिक बहिर्दर्शन, आकस्मिक बहिर्दर्शन और क्रमिक बहिर्दर्शन। ठीक है। औपचारिक बहिर्दर्शन में नियंत्रित परिस्थितियों में व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। अनौपचारिक बहिर्दर्शन में बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। मतलब आपने कोई भी कोई भी चीज उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसका आपको एकदम से मेरा कुछ भी कि भाई जाके इस चीज का अध्ययन करके आओ, तो आप एकदम से चल दिया, आपने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। आकस्मिक बहिर्दर्शन में आकस्मिक रूप से व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, एकदम से किसी के साथ आप अपना क्वेश्चन आंसर करने लग जाएं। क्रमिक बहिर्दर्शन में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियम पूर्व व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। मतलब पूरे नियम कानून के साथ उसके व्यवहार को समझने की कोशिश की जा सकती है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, गुण देखते हैं इसके। यह विधि वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि वस्तुनिष्ठ वो चीज होती है जिसमें स्पष्टता होती है, विश्वसनीयता होती है, जिसमें निष्पक्ष रिजल्ट होता है। मतलब कोई भी बंदा जो वस्तुनिष्ठता का या किसी का व्यवहार का अध्ययन कर रहा है, उसमें वो अपने भावों को या अपनी कोई भी इमोशनल थॉट उसके साथ अटैच ना करे, बिल्कुल निष्पक्ष होके, मतलब उसके संग कोई भी पार्शलिटी ना हो, जैसा वो व्यक्ति है, उसका व्यवहार जैसा है वो वैसा ही उसको बताए, उसको कहते हैं वस्तुनिष्ठता। ठीक है। इसके द्वारा व्यक्ति की क्रियाओं और व्यवहारों का निष्पक्ष अध्ययन किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा बहुत से बालकों का अध्ययन एक साथ किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा किए गए निरीक्षणों को दोहराया जा सकता है। यह बाल मनोविज्ञान की सही जानकारी इस विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। यह जानकारी बालकों को उचित शिक्षा देने में बहुत सहायता देती है। अब एक टीचर है,
उसकी क्लास में मान लीजिए कि 12, 13 या 20 स्टूडेंट्स हैं, उन 20 स्टूडेंट्स को अगर वो चाहे उन सबके व्यवहारों को जानना, तो वो एक ऐसी चीज करेगा, किसी से भी कोई भी ऐसा कोई गेम खिलाए या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कराए जिसके द्वारा सारे बच्चों को वो जानने एक बारी में जान जाए कि कितना बच्चा कौन सा बच्चा कितनी तरह कितनी जल्दी चीजें करता है, या कितने स्पीड है उसकी, या वो कैसे चीजें करने की कोशिश करता है, वो क्या सोचता है, क्या थॉट रखता है इस चीज को करने के लिए, इस काम को जो उस काम को टीचर ने दिया है ना। तो बहुत सारे बच्चों के साथ भी इस विधि को हम कर सकते हैं। फिर आता है इसकी लिमिटेशन। यह विधि व्यक्ति के व्यवहार का ही अध्ययन करती है, मानसिक अनुभूतियों का नहीं। हम व्यवहार का ही अध्ययन कर पाएंगे, मानसिक मेंटलिटी का नहीं कर पाएंगे। व्यवहार को देखकर हमेशा अनुभूतियों का सही ज्ञान नहीं मिल पाता, जिसके निरीक्षण में कभी कभी बिल्कुल गलत अर्थ लगा लिए जाते हैं, है ना। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी को सामने से देखकर पता लगा लेते हैं, हम अपनी थॉट बना लेते हैं कि बंदा ऐसा है, भले ही वो अंदर से अच्छा हो, हमने उसके बारे में लेकिन गलत सोच बना ली है। तो कभी कभी व्यक्ति ऐसे नाटकीय व्यवहार भी करता है जिससे उसके वास्तविक व्यवहार का सही से अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस विधि की सहायता से एक समय में केवल एक तथ्य का ही विश्लेषण किया जा सकता है, मतलब अब एक ही व्यवहार का, कि बच्चा कितना क्रिएटिविटी है, कितना बच्चा क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रखता है, तो हम उसको एक ही तरह के चीज व्यवहार का पता लगाएंगे। हर सब बच्चों का अलग अलग व्यवहार पता नहीं लगा सकते। फिर आता है सावधानियां। इस विधि का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी पड़ती हैं। निरीक्षक अनुभवी, जागरूक और व्यापक दृष्टिकोण वाले होने चाहिए। निरीक्षण का क्षेत्र निश्चित होना चाहिए। निरीक्षक को केवल अपनी स्मृति पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, वरन निरीक्षण की गई बातों को लिखते रहना चाहिए। मतलब जो भी प्रैक्टिकल वहां चल रहा है, जो भी वो व्यवहार का निरीक्षण कर रहे हैं, वो नोट डाउन करते रहना चाहिए। इस विधि का सही और लाभदायक प्रयोग करने के लिए निरीक्षण और अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर आते ही हमारी थर्ड विधि यानी कि प्रयोगात्मक विधि। ये सारी चल रही है निरीक्षण वाली विधियों में। मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए प्रयोगात्मक विधि सबसे अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए शिक्षा में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि में नियंत्रित वातावरण में व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, विचार, अवधान, कल्पना, संवेग आदि का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में परीक्षण के लिए कोई तथ्य या समस्या ले ली जाती है। उन तथ्यों या सामग्री को जो परीक्षण में बाधा डालती हो, प्रयोगशाला से बाहर रख दिया जाता है और वातावरण को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार इस विधि में नियंत्रण वातावरण में शैक्षणिक प्रयोग किए जाते हैं। इसमें गुण और परिणाम दोनों की ही परीक्षा की जाती है। नेक्स्ट हमारा इस विधि के गुण देख लेते हैं। इस विधि के द्वारा व्यवहार और अनुभूति का अलग अलग नहीं वरन दोनों का एक साथ ही अध्ययन किया जाना संभव है। यह विधि इतनी वस्तुनिष्ठ है कि किसी भी समस्या पर किए गए परीक्षण को प्रायः रिपीट किया जा सकता है, यानी कि दोहराया जा सकता है। इस विधि में परीक्षक भी प्रयोग को दोहराकर परिणाम की सत्यता की जांच कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा शिक्षा तथा मनोविज्ञान की अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मॉर्गन ने कहा है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। इसके हम दोष देख लेते हैं। इस विधि में वातावरण के सभी तत्वों का अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। इस विधि में व्यक्ति की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है। इस विधि में कभी कभी व्यक्ति का सहयोग परीक्षक को नहीं मिल पाता, जिससे परीक्षण करने में कठिनाई होती है ना। होता है कि भाई इंसान अपना व्यवहार या आप उससे कुछ पूछ रहे हो, बताने के मूड में नहीं है, तो आप कैसे जानोगे कि वो बंदा कैसा है, वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है ना। अगर वो मूड में नहीं है, कि वो जैसे बच्चों का होता है, कभी कभी क्या होता है, हम बच्चों से कुछ चीज पूछ रहे होते हैं लेकिन बच्चे हमें उसका आंसर नहीं करना चाहते, उनका मूड नहीं होता। बच्चों को हम खिलाना चाहते हैं, बच्चे खेलना नहीं चाहते, उनका मूड नहीं है, तो कैसे आप पता लगाओगे कि बच्चा किस टाइप का है ना, कितना एक्टिव है, क्या सोचता है। तो वही चीज है कि जरूरी नहीं है कि सारी विधियां उस पर डिपेंड हो, हम उन पर प्रैक्टिकल कर पाए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चीजें हम पढ़ेंगे विवरणात्मक विधियां, उनकी विधियों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, जहां पर मिलेंगे आपको बीएड के प्रॉपर नोट्स। इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आप पीडीएफ ले सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। तो चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।